और स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स को डिस्कस किया था डिटेल के साथ। आज हम पिमबॉक के ऊपर जो इसके प्रोसेसेस हैं उसके अंदर जो मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स आ रही हैं उनको ज़रा देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके के साथ हैं और वो किस तरह से क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के साथ अलाइन होती है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको इसका पहला प्रोसेस नज़र आ रहा है, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट। प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर अगर टूल्स एंड टेक्निक्स को देखें तो उसमें से मोस्टली को हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट का जो बेबुनियादी मकसद होता है, गोल होता है, दैट इज़ टू डिसाइड अबाउट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड को हमने यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि किन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके हम चलेंगे और हमारे प्रोजेक्ट के लिए कौन से मुफीद होगा। क्या हम अपना बनाएंगे, क्या हम जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं उसमें से किसी को चूज़ करेंगे, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें किस तरह से होंगी, प्रोसेसेस क्या होंगे, क्या गाइडलाइंस हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ डिलीवरेबल्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वो कौन सी होंगी, उनको इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं क्वालिटी प्लानिंग के अंदर। और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी प्लानिंग की चीज़ें चल रही होती हैं कि क्वालिटी के लिहाज से सारी चीज़ें कौन करेगा, कब करेगा, किस टाइम पे करेगा, किस टाइम किस कॉस्ट के अंदर करेगा, किस सीक्वेंस के अंदर करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। इनको करने के लिए ये मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है नंबर 3 ही है, जो कि ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स हैं, उनको हम इन चीज़ों को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले आ रही है जी नंबर 4 के ऊपर बेंचमार्किंग। जी, आप में से कोई जानता है जी बेंचमार्किंग क्या होती है? बेंचमार्किंग का की डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? जी, कोई बताएगा जी? सर, बेंचमार्क की जनरल टर्म तो इस तरह से यूज़ होती है कि हम कोई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, कोई इस तरह का पॉइंट सेट कर देते हैं जिससे हम रिलेटिवली दूसरी चीज़ों का कंपैरिजन करके हम आइडिया ले सकें कि कौन सी चीज़ एक दूसरे से कितनी बेहतर है, या एक स्कोर हम सेट कर देते हैं, या स्कोर हम देखने के लिए कि किसी चीज़ की क्या कारकर्दगी है तो हम बेंचमार्क यूज़ करते हैं। ओके, और जी कोई बताना चाहे? अच्छा, ये बताएं जी कि रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? रोल मॉडल क्या वाज वेरी गुड जी। एग्जाम्पलरी समवन टू एस्पायर टू। और कोई एग्जांपल देना चाहें या आपने खुद किसी ने रोल मॉडलिंग को इस्तेमाल किया हो? आजकल रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, हम रोज़े रख रहे हैं और इसके अंदर देखें कोई हम रोल मॉडलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या चलो ये तो रमज़ान की बात आती है, वैसे भी नॉर्मल हालात के अंदर भी हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं रोल मॉडल के हिसाब से। ये बिल्कुल सही अब्दुर्रहमान अली आपने कहा है, बेस्ट एग्जांपल इज हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रोल मॉडलिंग। और आजकल भी हम थोड़ा सा ज़्यादा रोल मॉडलिंग की तरफ रमज़ान शरीफ के अंदर हो जाते हैं, हमें ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है और हम करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बेंचमार्किंग। ये भी एक बेंचमार्किंग की एग्जांपल है। तो बेंचमार्किंग को आम अल्फाज के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें तो दैट इज़ दी टू फॉलो अ रोल मॉडल, एक रोल मॉडल को फॉलो करना, इसको हम बेंचमार्किंग कह रहे होते हैं। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि आपके सामने एक ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट होती है जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है, जिसकी एक एग्जांपल आपके सामने है, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है, कुरान शरीफ के अंदर जो तालीमात हैं वो भी हमारे सामने एक बेंचमार्किंग है। तो उसको जब हम बड़ा स्ट्रिक्टली सीरियसली फॉलो करने की कोशिश करते हैं
आर्टिकुलेशन की तरफ चले जाते हैं, परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एक सिस्टम के तहत फॉलो करते हैं, तो वही चीज़ बेंचमार्किंग बन जाती है। इसको अगर हम प्रोफेशन के लिहाज से देखें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से देखें, तो बेंचमार्किंग का मतलब ये बनता है कि हम जब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वालिटी स्टैंडर्ड डिसाइड करने लगे हैं, तो हम देखें कि इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से इंडस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सबसे बेहतरीन चीज़ क्या चल रही है या क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, और उस चीज़ को जब हम स्टैंडर्ड के तौर पे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हम वो बेंच मार्किंग कर रहे होते हैं। हम एक बेंच मार्क बना लेते हैं, ऑलरेडी चीज़ बनी हुई होती है, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने होते हैं और हम ये समझ लेते हैं, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, डाटा गैदरिंग एनालिसिस की टेक्निक को इस्तेमाल करके, कि ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन होंगी, और उनको फिर हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो देन वी आर इन द मोड ऑफ बेंच मार्किंग, फिर हम बेंच मार्किंग के मोड के अंदर होते हैं। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमने प्रीवियसली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिस्कस भी किया, ISO के स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरीके के साथ इसके CMMI के स्टैंडर्ड है, सिक्स सिग्मा का स्टैंडर्ड है। इन सारे स्टैंडर्ड में से किसी एक को हम चूज कर लेते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दैट इज बेंचमार्किंग। अनदर एग्जांपल इज दैट कि आप देखते हैं कि आपके ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परफेक्शन के ऊपर काम कर रही है, करंट हालात के मुताबिक, सिचुएशंस के मुताबिक सबसे बेहतरीन काम कर रही है, उसको आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली यू आर अगेन बेंचमार्किंग दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर प्रोजेक्ट। आप पर्सनल लाइफ के ऊपर चले जाते हैं, कोई इंसान आपको बड़ा इंस्पायर करता है, उसको आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोई टीचर आपको बड़ा इंस्पायर करता है, उसको आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोई बुक आपको बड़ी इंस्पायर करती है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक सिस्टम के तहत, एक स्ट्रक्चर के तहत, स्टेप बाय स्टेप। तो वो आप क्या कर रहे होते हैं? बेंच मार्किंग कर रहे होते हैं। तो बेंच मार्किंग की दो किस्में हो सकती हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है। एक है फॉर्मल, दूसरी है इनफॉर्मल। फॉर्मल के ऊपर आप प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनकी जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उनको इस्तेमाल करके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड फ्रीक्वेंटली फॉलोड मैकेनिज्म है, क्योंकि इसके अंदर काम करना आसान हो जाता है। और इसकी सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि कोई भी इंसान किसी भी लेवल के ऊपर उनको बेंचमार्क बना के फॉलो करना शुरू कर दे, इम्पैक्ट वो खुद देख सकता है, तो उसके लाजमी तौर पे बड़े पॉजिटिव असरात निकलते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके सामने डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हों और उनमें से आपने बेहतरीन को फॉलो करना हो, तो सबको आप किसी न किसी प्रोटोटाइपिंग के तहत या मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर के तहत उसके मुख्तलिफ वेरिएबल्स को सेट करके चेक करते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स कहाँ पे आ सकते हैं, और फिर उसको आप चूज कर सकते हैं। तो दैट इज द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की जो टेक्निक होती है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा डाटा हो और उनके रवैया एक ही हो और उनको आप चेक करना चाह रहे हैं उनको रिजल्ट्स क्या आ रहे होते हैं, तो सबको चेक करने के बजाय आप उस पूरे की पूरी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। जिस तरह से आप खाना बनाते हैं तो उसको चखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, तो आप थोड़ा सा चखते हैं, पूरा का पूरा खाना नहीं खाते हैं। तो दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग। तो जहाँ पे रिजल्ट्स को चेक करना हो और पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, तो आप उसका थोड़े से रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर पूरा इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि उनका रिजल्ट्स क्या होगा। दैट इज द सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर हम मुख्तलिफ इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। एडिशनल क्वालिटी प्लानिंग टूल्स। एडिशनल क्वालिटी प्लानिंग टूल्स के अंदर हम ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर इन्फिनिटी डायग्राम को देखा था, माइंड मैपिंग को देखा था। ये वाली जो होती हैं ये एडिशनल क्वालिटी प्लानिंग टूल्स होते हैं, उनको हम मुख्तलिफ जगह के ऊपर, इसी तरह से डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं, उन सबको हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी और द क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी देयर फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। तो दोज आर द एडिशनल क्वालिटी प्लानिंग टूल्स। मीटिंग्स को हम ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्लानिंग के अंदर कुछ टेक्निक्स एडिशनल थी जिनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद जनाब क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम आते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट
टूल्स, कंट्रोल टूल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 7 क्वालिटी टूल्स को हमने डिस्कस किया था। क्वालिटी ऑडिट्स हैं ये और प्रोसेस एनालिसिस, ये इसकी क्या लें एडिशनल क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक्स हैं, इनको ज़रा देख लें। क्वालिटी एश्योरेंस का मकसद क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस ने एक तो ये देखना है कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेसेस कौन से हो सकते हैं, उनके प्रोएक्टिव जो चीज़ें हैं वो कौन सी हो सकती हैं, उनको ये ले डाउन करता है ताकि कम से कम हमारे पास रिजल्ट्स ख़राब जो आते हैं वो कम से कम आए या ना आए। तो उनको करने के लिए टूल्स टेक्निक्स जो हैं, 7 क्वालिटी टूल्स, वो तो यूज़ हम करेंगे। उसके साथ साथ क्वालिटी ऑडिट्स को हम यूज़ करते हैं। ऑडिट से मुराद क्या होता है कि हम अपने प्रोसेस को इंटरनली तौर पे और एक्सटर्नली तौर पे डिटेल के साथ देखते हैं कि हमारे काम किस तरह से हो रहे हैं, उनके के अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं। इनको देखने के लिए हमारे पास ये क्वालिटी ऑडिट्स और प्रोसेस एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। पहले ऑडिट्स को देखें तो ऑडिट्स की 2 किस्में होती हैं, एक इंटरनल ऑडिट होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट आप खुद करते हैं, आप हर वक्त देख रहे होते हैं कि आपके जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आप देखें तो प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, उस तरह से फिर एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है। ये सारे के सारे काम किस तरह से हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, आपके प्रोसेस मेच्योर कितने हैं, इन कंट्रोल कितने हैं, आउट ऑफ कंट्रोल कितने हैं। इन सारों को देखने के लिए आप खुद से अपने मुख्तलिफ किस्म के एवेल्युएशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, असेसमेंट्स यूज़ करते हैं। तो आप खुद करें तो वो इंटरनल ऑडिट होते हैं। एक्सटर्नली तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहें, जैसे आईएसओ है, उससे अपना ऑडिट करवाएं, या ऑडिट की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनसे करवाएं, सीएमआई से करवाएं। तो उनसे अगर आप करवाते हैं तो वो एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है, और उनकी बुनियाद के ऊपर फिर आप अपने प्रोसेस को मेच्योर कर रहे होते हैं, बेहतर कर रहे होते हैं। तो दीज आर दी ऑडिट्स। प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है कि आप अपने जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सारों को डिटेल के साथ देखते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव टेक्निक यूज़ की जाती है 7 कंट्रोल टूल्स में से, वो फ्लो चार्ट होती है कि आप अपने फ्लो चार्ट्स को बनाते हैं, फिर उनके कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं कि हर प्रोसेस के फ्लो चार्ट्स को देखा जाए, उनको देखा जाए कि प्रोसेस हैं क्या, चलते किस तरह से हैं, और फिर उनकी मेच्योरिटी को देखा जाए बाय यूजिंग दी कंट्रोल चार्ट्स कि उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेसेस है, और वो किस तरह से चल रहे हैं। तो दोज आर दी प्रोसेस एनालिसिस। तो इनको यूज करके फिर आप इनकी बुनियाद के ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस की पूरी डिटेल के साथ बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उनके मुख्तलिफ किस्म के इम्प्रूवमेंट मेजर्स लेते हैं, और उनकी बुनियाद के ऊपर क्वालिटी साइकिल चलाते हुए आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सो दीज आर दी टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। उसके बाद जनाब आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल, उसके ऊपर चलते हैं। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को भी हमने किया, इंस्पेक्शन, इसको आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी देखा होगा। इंस्पेक्शंस के तक जाते हुए आपके पास इससे पहले 3 चीज़ें होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल के गोल को सामने रखना है। हेयर वी असेस दी क्वालिटी सिस्टम्स, कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स कितनी है, क्वालिटी साइकिल को अगर आप रिकॉल करें तो आपके पास आउटपुट के अंदर प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं, आपके पास स्क्रैप या लॉस कितना हो रहा है, और रिसाइकलिंग कितनी आ रही है, और फिर उसी वक्त कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक होती है वो इंस्पेक्शन की होती है। इंस्पेक्शन से पहले 3 चीज़ें और होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, आप डेस्क चेक करते हैं, पहली चीज़ होती है, उसके बाद बॉडी चेक होता है, उसके बाद वॉक थ्रूज होती हैं, और उसके बाद फिर इंस्पेक्शन होती हैं। ये इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जाती है। जो डेस्क चेक होता है वो सबसे इनफॉर्मल होता है, फिर उससे ज़्यादा फॉर्मल जो होता है वो बॉडी चेक होता है, उसके बाद वॉक थ्रूज प्रेजेंटेशंस की शक्ल के अंदर होती हैं, और वो आखिर में फॉर्मल रिव्यूज़ होते हैं जिनको हम इंस्पेक्शंस होती हैं। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिव्यूज़। मैं मैसेज के अंदर ये 4 टाइप्स लिखे हैं, इसको नोट कर लें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। 4 टाइप्स हैं ऑफ रिव्यूज़: डेस्क चेक, बॉडी चेक, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन।
आई होप सो कि आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ये चारों चीज़ें पढ़ी होंगी डिटेल के साथ। ये पढ़ी है ये चारों चीज़ें जी? क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो इंस्पेक्शन होती है ये सबसे ज़्यादा फॉर्मल होती है। इसमें रोल्स होते हैं, दो इंस्पेक्टर्स होते हैं, फिर इसके अंदर एक लीडर होता है, मॉडरेटर होता है, फिर पूरी फैसिलिटेटेड वर्कशॉप फैसिलिटेटेड इन्वायरमेंट होती है जिसके अंदर सारे लोग अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंटेशन दी जाती है और इंस्पेक्टर्स फिर उसके अंदर वन बाय वन सारी चीज़ों को देखने के बाद बताते हैं कि ये चीज़ें सही है, नहीं है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं, और उन चीज़ों को फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वालों के पास भेज दिया जाता है। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन अगेन अगर आप इन सारी चीज़ों को समअप करें तीनों प्रोसेसेस के लिहाज से, प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हैं वो वही 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स ही बनते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आ रही होती है, फ्लो चार्ट आ रहा होता है, चेक शीट्स आ रही होती हैं, पैरेटो डायग्राम आ रही होती है, फ्लो चार्ट्स आ रहे होते हैं, कंट्रोल चार्ट्स आ रहे होते हैं, स्केटर डायग्राम आ रही होती है। तो इन सारों को इस्तेमाल करके आप अपने इन तीनों चीज़ों के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर रहे होते हैं। तो ये थे जनाब क्वालिटी मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया। इस सारे को ज़रा देख लें डिटेल के साथ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये इस टॉपिक की आज के लेक्चर की स्लाइड्स नहीं है, जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये पिम बॉक की है, ये इसकी स्लाइड्स नहीं है। ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो या बहुत ज़्यादा डाटा हो, सेम डाटा हो और हर एक को हम चेक ना कर सकते हों, तो आप हम उनमें से 2-3 या कुछ थोड़ा सा सैंपल लेके देखते हैं कि उनका रवैया क्या है, जो चीज़ चेक करना चाह रहे थे उसके रिलेटेड उन चीज़ों को देखते हैं, उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। जैसे अगर देखा जाए आपकी क्लास को चेक करना हो कि अभी क्लास कैसी है, तो हर स्टूडेंट्स को अगर चेक करने के लिए टाइम ना हो तो आप में से रैंडमली 3-4 स्टूडेंट्स को ले लिया जाए और उनको 2-3 क्वेश्चन पूछ के चेक किया जाए कि उनका एप्टीट्यूड कैसा है, उनकी कैपेसिटी कैसी है, कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, जैसे अमूमी तौर पे विजिट्स के दौरान किया जाता है। तो दैट इज़ वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है कि उसमें हम मुख्तलिफ इक्वेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ आउट ऑफ कोर्स ऑफ पिम्बॉक। वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो टूल्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। वो जब आप आगे जाके SPSS वगैरह के टूल्स करेंगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पे सामने आएंगी। लेकिन सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिस तरह से हम चीज़ को, किसी खाने को चखते हैं, तो हम वो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग।
Okay, with this that is the end of the quality management. या इससे क्वालिटी मैनेजमेंट का जो नॉलेज एरिया है वो नापजीर होता है। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दिस इज you can say the most tricky area of any organization or working group कि जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स में इसको जो फॉर्मली तौर पे तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको वैसे जनरली डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन चलाएंगे इसके ऊपर कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिहाज से हमारे जहन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको हम आपके जहन के अंदर उसके लिहाज से क्या डायनामिक्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिहाज से अगर आपसे को देखा जाए, आपसे पूछा जाए तो what is the most critical or the you can say the twisting area in human resource management? आपके ख्याल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिहाज से सबसे ट्रिकी एरिया क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सर सबसे ट्रिकी एरिया जी अब्दुल हनान। सबसे ट्रिकी एरिया ये होता है कि मतलब काबिल बंदे को उसके मुताबिक काम पे लगाना। अच्छा, काबिल बंदे को लगाना तो बड़ा साउंड करता है, बड़ा बहुत ज़्यादा यानी कि क्या फ्लैशी किस्म का वर्ड बन जाता है। ये बताएं कि हाउ यू कैन जज अ पर्सन दैट ही इज़ अ काबिल। एक काबिल आदमी को आप जज कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? मतलब सर ये कि मतलब ये जिस तरह का काम है उस तरह का नॉलेज रखने वाले या एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे को वो टास्क असाइन किया जाए। चलिए अगर मैं आपके ऊपर ही अब हम सीखने के लिए या वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं बात करने लगा हूँ, पर्सनल ना लीजिएगा। अगर आपको ही हमें जज करना नहीं हाँ, अगर आपको ही हमें जज करना हो कि आप एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काबिल हैं कि नहीं है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि मैंने सीखा क्या है, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि आपने भी काम पहले किया हुआ है, भी एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो उस हिसाब से फिर असाइन होगा। तो ज़रा सोचें हम भला हमारे इर्द गिर्द माशरे के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपका वास्ता पड़ता है, तो उसमें कंपैरेटिवली तौर पे कुछ एग्जांपल्स देंगे कि किस तरीके के साथ ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स को जज करती हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए अच्छा हो सकती हैं और उनके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। जैसे सर मतलब यूनिवर्सिटी में जो हमारे मतलब लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो वो मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि वो हों जिन्होंने मतलब बीएस कंप्लीट किया हो, एमफिल भी मतलब या तो कर रहे हो या कर लिया हो, मतलब एक स्टेप जो है ना वो आगे हो इस हिसाब से। अच्छा, और भी कोई बताना चाहे? ये स्क्रीन नजर आ रही है जी आपको, जिसमें रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पिटेंसी के वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं? जी, ये चार चीजें हैं जनाब। इन चार चीजों की बुनियाद के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन जो है
वो एक चीज़ के लिए कैपेबल है, उसको ये कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। ये 4 चीज़ें होती हैं: रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटेंसी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, जब भी वो डिसाइड करती है किसी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, तो इन 4 चीज़ों को बुनियाद पे देखती है। पहले वो रोल डिसाइड करती है, कौन सा रोल है, यानी उससे काम लेना है। जैसे अभी अपने टीचर का काम बात की है, तो टीचर एक रोल है। टीचर एक पुलिस ऑफिसर है, एक लेफ्टिनेंट है, आर्मी के अंदर जो है ऑफिसर है, एक रोल है। इसी तरीके के साथ आप स्टूडेंट, एक रोल है। घर की बात करें तो एक बेटा होना या एक बेटी होना एक रोल है। फिर उसकी अथॉरिटी है कि उसको कितने आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की आज़ादी देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी क्या दे रहे हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। कॉम्पिटेंसी है, उसके अंदर आती है आपकी स्किल्स आती हैं, आपकी तालीम आती है, आपकी तरबियत आती है, आपका एक्सपीरियंस आता है। ये सारी चीज़ें मिल के, सारी चीज़ें इकट्ठी करके उनको जब देखते हैं तो फिर हमारे सामने एक पिक्चर उभरती है कि कौन सा पर्सन इन चीज़ों के लिए बेहतरीन हो सकता है। इसी चीज़ को लेते हुए जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को डिसाइड करती हैं, तो आप देखते हैं कि उसके लिए वो एप्लीकेशंस मांगती हैं, और एप्लीकेशंस के अंदर वो डिटेल्स मांग रही होती हैं, सीवी मांग रही होती हैं, आपके सर्टिफिकेट्स देख रही होती हैं। फिर उन सारों को इकट्ठा करके शॉर्ट लिस्ट करती हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद इंटरव्यूज या टेस्ट लेती हैं। टेस्ट लेने के बाद फिर इंटरव्यूज करती हैं, और फिर एक फाइनल सिलेक्शन करने के बाद करती हैं। और करने के बाद भी प्रोसेस स्टार्ट रहता है। लोगों को असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद उनको देखा जाता है, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, उनकी ग्रोथ करवाई जाती है, उनकी इम्प्रूवमेंट्स करवाई जाती है। जो चीज़ें सही नहीं चल रही होती उनको ठीक किया जाता है, मज़ीद उनकी कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर उन्हीं के अगेंस्ट फिर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो ये इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स का एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। अब इन सब के अंदर, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन इन सब के अंदर एक बुनियादी चीज़ पार फरमा होती है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, जिसके ऊपर कोई, अब जो जितनी भी मेच्योर्ड और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो उन चीज़ों के ऊपर लाजमी तौर पे सबसे पहले ही चेक करना शुरू कर देती हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स हम ले रहे हैं, उन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बुनियादी तौर पे एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वहीं पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे उस बंदे का CGPA 4 ही क्यों ना हो, उसका सबसे बेहतरीन उसका एजुकेशनल कैरियर क्यों ना हो, और इसी तरीके के साथ उसका फैमिली बैकग्राउंड चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग हो, और इसी तरीके के साथ वो बेहतरीन इदारों से पढ़ के आया हुआ हो, बेहतरीन उसकी ट्रेनिंग्स भी हुई हो, लेकिन अगर एक चीज़ उसके अंदर नहीं है तो सबसे पहले आप चेक करते हैं तो वहीं पे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो चीज़ क्या है बता सकते हैं? यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर है एक, वो अपनी टीम बनाने लगा। वो टीम बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द देखता है कि मुझे मेरे ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन से होंगे, उनकी लिस्ट बनाता है। तो सबसे पहले उनमें कौन सी चीज़ चेक करेगा, या वो चाहेगा कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन हो तो फिर मैं आगे चलूँ और वहाँ पे लगाऊँ कि ये चीज़ है कि नहीं है। अब मुझे याद नहीं है, पता नहीं है क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि नहीं किया था, मुझे शक पड़ रहा है कि हमने डिस्कस किया था। जैक वेलिश को हमने डिस्कस किया था। जैक वेलिश, जी बिल्कुल, ये वो उसकी अगर आप रिकॉल करें तो उसने ये चीज़ बताई थी, और उमैर आपने बिल्कुल सही कहा है। करेक्टर, पर्सनल करेक्टर, बंदे का अच्छा इंसान होना, पॉजिटिव होना, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तालीम सेकेंडरी है, स्किल सेकेंडरी है, एक्सपीरियंस सेकेंडरी है, सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर वो उसके अंदर करेक्टर है तो वो उस बंदे के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं उनको देखा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, सारी चीज़ें लेके आई जा सकती हैं। लेकिन अगर बंदे की जिबिल्लत पॉजिटिव नहीं है, उसका करेक्टर ठीक नहीं है, उसके अंदर अगर मनफी चीज़ें पाई जाती हैं, तो अब कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बंदे को नहीं रखती, उसको शुरू में ही रिजेक्ट कर देती है।
क्योंकि हिस्ट्री ने, एक्सपीरियंस ने, हिस्टोरिकल डाटा ने ये साबित कर दिया है कि जितना मर्जी बंदे के अंदर तालीम हो, लेकिन अगर उसका जहन, ख्यालात पॉजिटिव नहीं है, उसके अंदर करैक्टर नहीं है, वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी का हामिल बंदा नहीं है, तो आप जो मर्जी कर लें, उसको जितने मर्जी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा लें, उसकी जितनी मर्जी तरबियत कर लें, वो कभी भी आपका एसेट नहीं बन सकता, आपके काम के गोल्स को अचीव नहीं करवा सकता, बल्कि उल्टा बाकियों को भी वो ख़राब कर दिया। और ये बड़ी वाज़ेह तौर पे चीज़ है, और मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर भी कहूँ तो मैं उसके ऊपर स्टैंप लगा सकता हूँ कि आई हैव फेस्ड सो मैनी सच पर्सन्स हु आर नॉट कैरेक्टरफुल एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव दैम, वी ट्राई टू करेक्ट दैम। हमने उनको बेहतर करने की कोशिश की, उनकी बड़ी अच्छी तरबियत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुए, अल्टीमेटली हमें उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से निकालना पड़ा। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ है। तो वो जैक वैलिश वाली चीज़ आ जाती है कि वो बंदा जो कि, यानी कि ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाए कि जैक वैलिश ने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से याद रखेंगे 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव, जो कि अपने कैपेसिटी के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से बेहतरीन होते हैं, और उसके साथ साथ उनका करैक्टर भी बहुत अच्छा होता है, बड़े अच्छे इंसान होते हैं। उनके बारे में उसने कहा था कि मेक देम द परमानेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन एनी केस। इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा किसी भी सूरत के अंदर बना लें, इनको छोड़े ना। ये एसेट होते हैं, ये रेयर होते हैं और एक्सेप्शनल होते हैं। बहुत कम आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जिनका करैक्टर भी अच्छा है और उनकी तबीयत भी अच्छी है और वो उनकी तालीम अच्छी है। ये आपको बहुत कम मिलेंगे, ये जीनियस होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो उनकी तालीम इतनी अच्छी नहीं होती, तरबियत इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन करैक्टरफुल होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, पॉजिटिव इंसान होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उतनी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन उनमें की जा सकती है। तो उनके बारे में उसने कहा था कि इन लोगों को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाएं और उनको इम्प्रूव करवा लें, उनकी तरबियत करवा लें, उनकी डेवलपमेंट करवा लें, ग्रो करवाएं उन्हें, उनके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आपके लिए भी एसेट बन जाएंगे और अपने लिए भी वो एक सूदमंद लोग बन जाएंगे। तो ये दूसरे लोग हो जाते हैं। तीसरे लोगों के बारे में उसने कहा था कि ये वो लोग होते हैं कि जिनके अंदर ना करैक्टर होता है और ना ही वो उनके पास कैपेसिटी, तालीम वगैरह होती है। इनके बारे में उसने कहा था ये स्क्रैप होते हैं। इनको बारे में उसने कहा था कि डू नॉट इवन थिंक अबाउट दोस पीपल। इनके बारे में आपने कभी सोचना भी नहीं है, ये स्क्रैप होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, लाइलाज होते हैं। तो इनको आप आइडेंटिफाई करें और इनसे दूर हो जाएं। चौथे लोग वो होते हैं जो कि करैक्टरफुल नहीं होते, लेकिन तालीम और ज़हनी तौर पे और एक्सपीरियंस के लिहाज से, स्किल्स के लिहाज से टॉप पे होते हैं। इनके बारे में उसने कहा था कि सर्च देम, लोकेट देम एंड शूट देम। कहता है कि इनको मार देना चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को खराब किया, तबाह कर देते हैं, डिजास्टर क्रिएट कर देते हैं। वो एक बंदा ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। तो इस वजह से सिलेक्शंस के ऊपर अब ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये देखती हैं कि जो पर्सनैलिटीज हैं वो कितनी पॉजिटिव हैं। इसी वजह से आप देखें, पाकिस्तान की अगर आप एग्जांपल लें, केस स्टडीज के तौर के ऊपर भी ले, तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स हैं वो आर्मी के, वो चाहे स्पाई का है, चाहे वो लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट को भर्ती करने का है। तो आप देखें, अगर आप में से किसी ने ISSB के टेस्ट दिए हों तो आप देख सकते हैं कि वो कितना रिगरसली सिलेक्शंस के ऊपर चीज़ों को फोकस करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से परफेक्ट पर्सनस को लगाते हैं। इसी वजह से आर्मी के जो रिजल्ट्स हैं लोगों के लिहाज से, ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से, आप देखते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से मोटरवे पुलिस है, उसके भी आप देखें तो उसके भी बड़े अच्छे हैं। इस तरह से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो रिक्रूटमेंट होती है वो बड़ी अच्छी तरह से है। नर्स्ट के अंदर देखें स्टूडेंट्स की सिलेक्शन वो किस तरह से करते हैं, वो भी इसी बुनियाद के ऊपर हो रही होती है। और जहाँ पे आपको लूज नजर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी अब यही चीज़ आ चुकी है। आप लोग 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं या आगे देंगे, आप देखेंगे कि आपके जब इंटरव्यूज होंगे तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है। वो सिर्फ इसीलिए बैठा होता है कि वो चेक कर रहा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे इंसान हैं, आपके करैक्टर कैसे है। टेक्निकल स्किल्स की तो वो एक सीधी सादी सी एक CGPA के लिहाज से एक लाइन लगा देते हैं कि बस इससे नीचे वालों को तो नहीं लेना, उससे ऊपर वालों को बस बुला लें और देखें कि वो पॉजिटिव कितने, इम्प्रूव कितने किए जा सकते हैं, हम ढाले कैसे अच्छे तरीके के साथ किए जा सकते हैं, तो उनको फिर वो आगे लेके चलते हैं। तो इस लिहाज से अब यानी कि इसको अगर हम अलाइन कर दें तो
इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं आती, टेस्टिंग करनी आती है कि नहीं आती, एक्सपीरियंस कितना है, आप इंटेलिजेंट कितने हैं, आप किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आप अमीर कितने हैं, आप गरीब कितने हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मानी नहीं रखती। इस वक्त जो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, वो आपका करेक्टर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आप कितने मेच्योर हैं, आप कितने सेंसिबल हैं, आप कितने जिम्मेदार हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने ट्रुथफुल हैं, आप कितने कमिटेड हैं, कितने आप कंसिस्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो इन पे काम करें, इनको एनालाइज करें और इन चीज़ों के ऊपर देखें कि आप कितना आपके पास चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, वीकनेसेस कौन सी हैं। स्ट्रेंथ्स को और बेहतर करें और जो वीकनेसेस हैं उनको रिमूव करें और उनकी जगह के ऊपर अच्छी चीज़ें लेके आएँ। तो फिर आपको लोग खुद तलाश करेंगे कि देखें मार्केट के अंदर जाके देखें, प्रोफेशनली तौर पे हम अपनी लोकल मार्केट के अंदर देखें तो जो करेक्टरफुल ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि एसेट है, वो बहुत कम है। ऑर्गेनाइजेशंस तंग आई हुई है। आप जरा जाके देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ के ऊपर, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस मैं बात कर रहा हूँ, हर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तंग आ जाती हैं कि जब वो एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट साबित नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल साबित नहीं होता, ट्रूथफुल साबित नहीं होता, करप्ट साबित होता है, उसके अंदर वीकनेसेस बड़ी आती हैं। तो फिर उनको ठीक करना जो होता है ना, ये वाली जो चीज़ें जितनी हम करेक्टर के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि इनको पढ़ के आप ठीक कर लेंगे। ये जब तक इंसान खुद अपने तौर पर इनिशिएटिव ना ले और ना समझे कि ये चीज़ें ख़राब है और इनको मैंने ठीक करना है, उतनी देर तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस इन चीज़ों के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कहते हैं शुरू में ही ऐसे लोगों को ले लें जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव पर्सन है ना, जो इम्प्रूवमेंट चाहता है, जो आगे जाना चाहता है, जो कि बेहतर होना चाहता है, वो हर एक के लिए एक लाइमलाइट, वो हर एक के लिए सबसे ज़्यादा चाहने वाला ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि उसको ठीक किया जा सकता है, उसको आगे लेके जाया जा सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा साबित होता है, अपने लिए भी अच्छा साबित होता है। वही म्यूचुअल बेनिफिशियल वाली चीज़ आ जाती है, दोनों चीज़ों के लिए आ जाती है। तो इस वजह से आप लोग जो है वो अपने पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर और अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं, आप अपनी जो ज़ात है उसके ऊपर काम लेके चलें और अपना एक गोल सेट कर लें कि आपने इस चीज़ पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और इसको हमेशा आगे लेके चलते चले जाना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप आगे ही जाते हुए नजर आएंगे और आपको एक बड़ी वाज़ेह मंजिल, अच्छी मंजिल, अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। ज़कवान, ये कंडीशन नहीं है, इसको इस तरह से ना ले कि जिनको जॉब मिल जाती है तो उसका मतलब ये है कि उनका कैरेक्टर भी अच्छा है। जॉब मिल जाना जो होता है ना, वो इस चीज़ की नहीं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से। ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मेच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आगे जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी बात। अब देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आर्मी की हम बात करते हैं कि वो सबसे अच्छा पाकिस्तान के अंदर उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, तो उनके अंदर क्या कोई बुरा आदमी नहीं जा सकता? उनके अंदर भी बुरे आदमी तो चले जाते हैं, लेकिन रेशो क्या है, कितने उनके अंदर कितने इस तरह के लोग जाते हैं, और जो आपके आम सरकारी जॉब्स होते हैं उनके अंदर उस तरह के लोग, बुरे लोग कितने चले जाते हैं? जरा उस रेशो को जरा देखें। ये जो है ना ह्यूमन रिसोर्स को लेना, ये एक छाननी है। वो छाननी जितनी अच्छी आप लगाएंगे, जितने अच्छे प्रोसेस सेट रख करेंगे, आपको उतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मिलेंगे। बट इट डज नॉट मीन्स दैट यू विल फाइंड आउट ईच नाइट द बेस्ट पर्सन। लेकिन जहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल 200 लोग या 500 लोग हायर करने हैं, तो उन सारे लोगों के अंदर सारा कुछ करने के बावजूद कुछ ऐसे लूप होल्स फिर भी रह जाते हैं। परफेक्शन कभी कहीं पे भी नहीं होती है, लेकिन आप चीज़ों को जितना बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। फिर एक और चीज़ को भी ज़रा सामने रखें, इंसान तो हर तरह के हैं ना। अब फर्ज करें, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, एक घर के अंदर अगर 4 भाई हैं, उनमें से 3 भाई बहुत अच्छे निकल आते हैं और एक जो है वो कैरेक्टरफुल नहीं निकलता, तो क्या वो जो कैरेक्टरफुल नहीं निकलता, क्या उसको मार दिया जाता है? अल्लाह माफ करे। या उसको कटारे में खड़ा करके जनाब उसको सजाएं दी जाती है, फिर उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है कि उसको जितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं उनको, उनके लिए भी किया जाता है। लेकिन हर एक टेबल की जिस साइड पे बैठा हुआ है उसने उसी साइड से देखना है ना।
कि मेरे लिए बेहतर क्या हो सकता है। तो आइडियल सिनेरियो तो यही हो सकता है कि अगर एक बुरा आदमी है वो अपने आप को ठीक करे, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह के प्रोसीजर सेट आउट करें कि उनके अंदर कोई बुरा आ भी जाए तो उसको ठीक किया जा सके, या फिर उसको इस तरह से यूज किया जाए कि वो नुकसान कम से कम दे। तो इसको फिर इस तरह से देखना पड़ता है। इससे आगे के जो प्रोसीजर है जी, वो ह्यूमन रिसोर्स के 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्लानिंग का ही है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को प्लान आउट करते हैं, उसकी मैनेजमेंट को प्लान आउट करते हैं। उसके बाद फिर हम अक्वायर करते हैं, बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके आते हैं, फिर उसके बाद उनको डेवलप करते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो, और उसके बाद उनकी मैनेजमेंट होती है। प्लानिंग के अलावा जो तीनों हैं, जिसके अंदर अक्वायर करना और फिर उनको मैनेज करना और उनकी डेवलपमेंट करना, ये सारे के सारे एग्जीक्यूशन फेज के प्रोसेसेस हैं। तो इनको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो फॉर्मल जो लेक्चर है वो आज यहाँ तक हम रखते हैं।